Starting with the name of Allah, the most gracious and merciful. Dear student, today we will talk about sleep and rest. यानी स्लीप क्या है और रेस्ट क्या है। देखिए आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पेशेंट्स होते हैं, कुछ इंडिविजुअल हेल्थी लोग भी होते हैं जो कि 1 या 2 दिन के लिए जब उसकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है तो वो बहुत ज़्यादा फिटीग फील कर लेता है, वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को छोड़ देता है, वो जो काम करता है अपनी डेली लाइफ में वो काम करना छोड़ देता है। तो इसका मतलब यह है कि स्लीप जो है नॉर्मल स्लीप जो कि 6 या 7 आवर्स कंसीडर किया जाता है, ये एक इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए, एक इंडिविजुअल की डेली स्टेमिना के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह जब आप हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी करेंगे तो ड्यूटी के अंदर आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट को देखेंगे। कुछ पेशेंट कंप्लेन कर लेते हैं कि हमें जो है जब लाइट ऑन होती है तो हमें नींद नहीं आती, या जब हमारी जगह चेंज हो जाए, बेड चेंज हो जाए तो हमें नींद नहीं आती। तो इस साइकिल को आप लोगों ने किस तरह जो है नॉर्मल पे लाना है, इन पेशेंट की आप लोगों ने किस तरह जो है वो मैनेजमेंट करना है ताकि उसकी स्लीप की पैटर्न एक नॉर्मल साइकिल पे आ जाए और इसकी ग्रोथ और रिकवरी जो है वो फास्ट हो जाए। एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि स्लीप एंड रेस्ट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड स्टेमिना। आप लोगों ने देखा होगा कि एक इंडिविजुअल अपनी डेली लाइफ में थ्रू आउट द डे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्टिविटी कर लेता है, लेकिन जब वो रात के वक्त अपनी स्लीप कंप्लीट कर लेता है तो सुबह के वक्त उसकी कंप्लीट थकावट जो है वो दूर हो जाती है और वो अपना जो है रिलैक्स फील कर लेता है, अपनी एक्टिविटी को दोबारा स्टार्ट कर लेता है। तो इसका मतलब यह है कि रेस्ट और स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए रेस्ट क्या है और स्लीप क्या है, जनरली मैं आप लोगों के सामने इसको एक्सप्लेन करता हूँ। रेस्ट का मतलब यह है कि जब आपकी एक्टिविटी कम हो जाए लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो लास्ट नहीं होती। मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो थोड़ी देर के लिए जो है वो लेट जाता है लेकिन वो इन्वायरमेंट तक अवेयर होती है, यानी इन्वायरमेंट की परसेप्शंस वो कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में कोई बात कर लेता है, कोई जो है वो हंसता है, कोई इस काम कर लेता है, तो वो सब इसको फील कर लेता है। मतलब यह है कि वो रिलैक्स होता है लेकिन इन्वायरमेंट की एक्टिविटीज़ को उसका पता होता है, तो उसको हम कहते हैं रेस्ट। दूसरा है स्लीप। स्लीप का मतलब यह है कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को या अपनी वो जो एक्टिविटीज़ कर लेता है उसको स्टॉप कर लेता है, लेकिन इसको स्टॉप करने के साथ साथ उसको इन्वायरमेंट का कोई पता नहीं चलता। कोई बोलता है, कोई हंसता है, कोई काम करता है, किसी चीज़ का भी उसको पता नहीं चलता। मतलब यह है कि उसकी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या इन्वायरमेंट की जो परसेप्शंस है वो उसकी कंप्लीटली जो है वो ख़त्म होती है। तो मतलब यह है कि रेस्ट में भी बंदा काम करना छोड़ देता है, रिलैक्सेशन की तरफ चला जाता है, स्लीप में भी। लेकिन फ़र्क यह है कि रेस्ट में बंदा इन्वायरमेंट से अवेयर होता है, इन्वायरमेंट में जो भी काम जो है वो स्टार्ट होती है सब चीज़ों का उसको पता होता है, लेकिन स्लीप में उसको इन्वायरमेंट का कोई पता नहीं होता। और स्लीप एंड रेस्ट ये डेली एक्टिविटीज़ के लिए, स्टेमिना के लिए, ग्रोथ के लिए ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रेस्ट क्या है एंड स्लीप क्या है? रेस्ट एंड स्लीप आर फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ वेल बीइंग, यानी एक इंडिविजुअल की सेहत के लिए, इसकी वेल बीइंग के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए रेस्ट और स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल इंडिविजुअल रिक्वायर्ड सर्टन पीरियड ऑफ काम लेसर एक्टिविटी so that their bodies can regain energy and rebuild stamina। तो मतलब यह है कि हर एक इंडिविजुअल 24 आवर में जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो 6 से 7 आवर तक अपनी स्लीप कंप्लीट करे ताकि वो अपनी एनर्जी जो है वो दोबारा हासिल करे और अपनी स्टेमिना और अपनी एनर्जी जो है सेकेंड डेज के लिए वो दोबारा रिगेन करे और सेकेंड जो है डेज के लिए वो एक नई एनर्जी के साथ अपना काम शुरू करे। तो मतलब ये है कि स्लीप और रेस्ट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर कोई भी इंडिविजुअल अपनी डेली एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। अब रेस्ट क्या है और स्लीप क्या है, इसकी डिफिनीशंस क्या है? रेस्ट इज अ कंडीशन इन विच द बॉडी इज इन अ डिक्रीज स्टेट ऑफ एक्टिविटी विदाउट अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि देखिए रेस्ट में जो है डिक्रीज स्टेट ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब यह है कि अपनी एक्टिविटीज़ छोड़ देता है बंदा, जो है किसी सोफे में, बेड में या किसी जो है ग्राउंड फ्लोर में वो लेट जाता है। तो मतलब ये है कि वो जो एक्टिविटीज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है वो स्टडी करना छोड़ के वो लेट जाता है, कोई ड्राइवर है अपनी ड्राइविंग जो है छोड़ देता है। मतलब यह है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसकी जो फंक्शंस है उस फंक्शंस को छोड़ के वो थोड़ी देर के लिए अपनी एक्टिविटी को छोड़ देता है, लेकिन विदाउट अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब यह है कि कॉन्शियसनेस में कोई चेंजेस नहीं आ सकते, यानी कॉन्शियसनेस अल्टर्ड नहीं होती। अल्टर्ड मीन्स चेंज, यानी उसको इन्वायरमेंट की सब चीज़ों का पता होता है। फॉर एग्जांपल कुछ फ्रेंड्स होते हैं किसी रूम के अंदर बैठे हो और एक जो है इसमें थोड़ा सा लेट जाए,
अपनी एक्टिविटीज़ दूसरों के साथ बात करना छोड़ दे, लेकिन ज़ाहिर बात है कि उसको बाकी फ्रेंड्स की बातों का उसको वो जो कहते हैं, वो जो टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, सब चीज़ों को उसको पता होता है, लेकिन वो अपनी एक्टिविटीज़ यानी उसके साथ उस गपशप में, उस कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेशन स्टॉप कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं रेस्ट। यानी आप थोड़ी देर के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती, आपको एनवायरनमेंट का पता होता है। दूसरी साइड पे स्लीप क्या है? स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट accompanied of altered level of consciousness and relative inactivity and perception to environment are decreased। परसेप्शन मीन्स इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आती है इसको हम फील कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आइज, विद द हेल्प ऑफ नोज, विद द हेल्प ऑफ ईयर्स, हम उसको फील कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं परसेप्शन। यानी स्लीप में बंदा अपनी एक्टिविटीज़ भी छोड़ देता है और इसके साथ साथ उसकी कॉन्शियसनेस भी जो है वो ख़त्म होती है, टेम्परेरी जो है पीरियड के लिए कॉन्शियसनेस उसकी लॉस होती है, और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट की रिस्पांस भी जो है वो ख़त्म होती है। मतलब यह है कि अगर एक बंदा जो है वो स्लीपिंग पे चला जाए तो उसके साथ अगर अटैचमेंट में कोई काम हो जाए तो सुबह उठते वक्त उसको किसी चीज़ का भी पता नहीं होता, क्योंकि वो जो है कम्प्लीटली उसकी अल्टर्ड जो है वो परसेप्शंस हो जाती है, उसकी एक्टिविटीज़ ख़त्म होती है और उसको किसी चीज़ का भी पता नहीं चलता। मतलब यह कि टेम्परेरी उसकी कॉन्शियसनेस अल्टर्ड होती है, चेंज होती है, तो उसको हम कहते हैं स्लीप। The need for rest and sleep varies with age, developmental level, health status, activity level and culture norms। तो मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो फैक्टर्स है जिसकी वजह से स्लीप एंड रेस्ट की फैक्टर्स जो है वो चेंज होती है या इसकी लेवल चेंज होती है। मतलब एज, यानी अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी ओल्ड एज के इंडिविजुअल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम सोते हैं। मतलब ये कि वो रात के वक्त 2-3 दफ़ा जो है वो उठ जाते हैं, तो मतलब ये कि इसके अंदर मेलेटोनिन की सिक्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है, पीनियल ग्लैंड्स की, तो इसी वजह से वो स्लीप नहीं कर सकते। इसी तरह डेवलपमेंटल लेवल्स, यानी बच्चों में अक्सर आप बच्चे देखते हैं कि वो हर वक्त सोते रहते हैं क्योंकि उसकी डेवलपमेंटल नीड्स बहुत ज़्यादा होती है, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इसी तरह हेल्थ स्टेटस, यानी अगर एक इंडिविजुअल में कोई डिजीज़ है, कोई जो इस तरह नॉर्मल कंडीशन है, तो जाहिर बात है उसको स्लीप नहीं आती, वो कंफ्यूज होगा। एक्टिविटी लेवल भी, यानी फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल स्ट्रेसफुल काम कर लेता है तो उसकी थकावट बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो अपनी एनर्जी को गेन करने के लिए वो ज़्यादा देर तक जो है वो सोता रहता है। इस तरह कल्चर नॉर्म्स का मतलब यह है कि अक्सर आप लोग बिग सिटीज़ में, जिस तरह पेशावर है, आप लोग देखते हैं कि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा देर सोते हैं। फॉर एग्जांपल 12 बजे या 1 बजे रात के वक्त वो सो जाते हैं और इसी तरह सुबह के वक्त वो जो तकरीबन 8 या 9 बजे उठ जाते हैं, तो ये एक चेंजेस है। इसी तरह अगर आप देहातों की बात करें तो देहातों में 8 बजे जो है वो बंदा सो जाता है और सुबह जो है वो 5 या 6 बजे जो है वो उठ जाते हैं। तो मतलब ये है कि स्लीप की ये ड्यूरेशंस ये चेंज होती है मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट के साथ। सर्केडियन रिदम्स क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से भी। सर्केडियन रिदम, अ सर्केडियन रिदम अ नेम गिवन टू इंटरनल बॉडी क्लॉक, यानी इसको हम इंटरनल बॉडी क्लॉक भी कह सकते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ के लिए अपना अलग टाइम्स होता है, तो इसको हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। यानी एक इंडिविजुअल की ह्यूमन बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज के बेस पे अपना अलग टाइम होता है हर एक्टिविटीज़ के लिए, जिसको हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। That regulate the approximately 24 hours cycle of biological process in human beings, animal and plants। यानी सर्केडियन रिदम्स ये प्लांट में भी पाया जाता है, एनिमल में भी पाया जाता है और ह्यूमन बीइंग में भी। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हैं कि रात के वक्त आप लोगों को स्लीप का गलबा बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो ये एक सर्केडियन रिदम है। यानी आपको जो है वो स्लीप की डिज़ायर या स्लीप की तरफ आपको जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी कंसंट्रेशन होती है, तो ये एक सर्केडियन रिदम है। इसी तरह सुबह के वक्त आप खुद ब खुद उठ जाते हैं, आप खुद ब खुद जो है नींद से बेदार होते हैं, तो ये एक सर्केडियन रिदम है जिसकी वजह से नॉर्मल जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी वो अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ करता है। The term circadian comes from Latin words that literally means around the day। यानी मतलब यह है सिंपली अगर हम बात करें तो सर्केडियन रिदम का मतलब यह है कि 24 आवर में, देखिए कुछ टाइम पे ब्लड प्रेशर कम होता है, कुछ टाइम पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, कुछ टाइम पे जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं, कुछ टाइम पे मेलेटोनिन रिलीज होते हैं, कुछ टाइम पे बंदा जो है वो स्लीप की तरफ चला जाता है, उसकी स्लीप की बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो गलबा हो जाता है। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है इन साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी ये एक नॉर्मल प्रोसेस के जरिए कंट्रोल किया जाता है और इसको हम कहते हैं सर्केडियन रिदम या इसको हम कहते हैं इंटरनल बॉडी क्लॉक।
सर्केडियन रिदम इन ह्यूमन बींग्स। अब देखिए अगर ह्यूमन बींग्स की हम बात करें कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, वाइटल्स एक्टिविटीज़ है, जितनी भी सिस्टम्स के फंक्शंस है, वो किस तरह जो है एक नॉर्मल प्रोसेस के जरिए, एक नॉर्मल पैटर्न के जरिए वो जारी रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सर्केडियन रिदम इन ह्यूमन बींग। तो स्टार्ट लेते हैं हम 6 PM से, यानी शाम के वक्त या लेट शाम के वक्त जो है, या स्टार्टिंग ऑफ द नाइट की से हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखें इसी टाइम पे बंद जो है वो शाम की इशा की नमाज़ पढ़ लेता है। तो इसके बाद जो है इस टाइम से ये रिदम स्टार्ट होता है, यानी इवनिंग टाइम से ये रिदम स्टार्ट होता है। तो देखिए 6:30 PM पे हाईएस्ट ब्लड प्रेशर, यानी ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये एक नेचुरल ऑब्जर्व किया गया है कि 6 PM या 6:30 PM पे एक इंडिविजुअल की, यानी इस टाइम पे वो सोने की प्रिपरेशन कर लेते हैं, स्लीप की तरफ जो है वो चला जाता है, स्लीपिंग की प्रिपरेशन करते हैं। तो इस टाइम पे उसकी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसी तरह 7 PM पे नाइट के वक्त हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर, यानी ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि इस टाइम पे जो है ये टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस तरह 9 PM पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेलाटोनिन सिक्रेशन स्टार्ट, यानी 9 PM के रात 9 बजे जो है वो मेलाटोनिन सिक्रेशन स्टार्ट होती है। एंड मेलाटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग स्लीप, यानी स्लीप किस चीज़ की वजह से आती है, इसके लिए कौन सा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो आप लोग इस MCQs के लिए याद रखें कि मेलाटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग स्लीप, यानी हमें स्लीप जो है वो फील होता है, हमें स्लीप पे चले जाते हैं, किस चीज़ की वजह से, मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से, और ये एक्सक्रीट होती है रात 9 बजे। इसी तरह 12 बजे जिसको हम कहते हैं मिड नाइट, तो 12 बजे के बाद अगर हम बात करें तो 2 बजे या 2 AM डीपेस्ट स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए कि सबसे डीप स्लीप जो है जिसको हम रेम भी कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट, ये होती है 2 AM पे, यानी 2 AM पे डीपेस्ट स्लीप, यानी इस वक्त एक इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा गहरी नींद में होता है। इसी तरह अगर हम बात करें 4:30 AM पे लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर, यानी ये तकरीबन अजान का वक्त होता है, तो इस टाइम पे बॉडी की टेम्परेचर खुद ब खुद नेचुरली वो लो होता जाता है। इसी तरह अगर हम 6 AM पे बात करें, 6 AM यानी सुबह के वक्त, तो शार्पेस्ट ब्लड प्रेशर, यानी सुबह के वक्त, यानी 6:45 AM पे जिस वक्त बंदा जो है वो नींद से बेदार होता है, तो इस टाइम पे उसकी ब्लड प्रेशर जो है नेचुरली बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसी तरह 6:30 AM पे मेलाटोनिन सिक्रेशन स्टार्ट, यानी इस वक्त मेलाटोनिन की सिक्रेशन स्टार्ट होती है और एक इंडिविजुअल खुद ब खुद नींद से बेदार होता है। तो देखिए MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि मेलाटोनिन सिक्रेशन कब स्टार्ट होती है और कब ख़त्म होती है। तो देखिए ये 9 बजे से स्टार्ट होती है और 7:30 पे ये ख़त्म होती है। इसी तरह 10 AM पे, यानी सुबह 10 AM यानी सुबह 10 बजे हाईएस्ट अलर्टनेस, यानी इस वक्त एक इंडिविजुअल बहुत हाई इसकी कंसंट्रेशन होती है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, वो अपनी स्टेमिना के हाईएस्ट पीक लेवल्स पे होती है। इसी तरह 12 आफ्टरनून, और इसके बाद जो है 2:30 PM बेस्ट कोऑर्डिनेशन, यानी 2:30 PM पे बेस्ट कोऑर्डिनेशन, यानी वो अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। और इसी तरह 3:30 PM पे फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम, यानी इस वक्त बंद जो है वो थोड़ा सा रिएक्शन फास्ट देता है क्योंकि उसके डेली एक्टिविटीज़ का टाइम जो है वो ओवर्स की तरफ चला जाता है। इसी तरह 5 PM पे असर के वक्त ग्रेटेस्ट कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी एंड मसल स्ट्रेंथ, यानी इसके वक्त अक्सर आप लोग देखते हो कि वो असर के वक्त जो है वो जिम्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये क्यों असर के वक्त जिम्स ज्वाइन करते हैं? क्योंकि इस वक्त मसल और हार्ट की एफिशिएंसी और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो इस वक्त पे अगर एक इंडिविजुअल जिम्स ज्वाइन करे, जिम्स की तरफ चली जाए, तो उसकी एनर्जी, उसकी मसल्स और उसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एक्टिविटीज़ और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा जो है वो मजबूत होती जाती है, उसमें स्टेमिना आ जाता है। तो ये देखिए ये एक नॉर्मल प्रोसेस है 24 आवर एक इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ की कि कौन से टाइम पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, कौन से टाइम पे ब्लड प्रेशर लो होता है। MCQs के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई अलर्टनेस कब होती है, बेस्ट कोऑर्डिनेशंस कब होती है, फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम कब होती है, तो ये आप लोग MCQs के लिए अच्छी तरीके से याद रखें। तो देखिए ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है विच हैपन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, और इसको हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। अब देखिए ये स्लीप साइकिल है। स्लीप साइकिल को हम 2 स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं नॉन रेम या एनारेम। एनारेम का मतलब ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट। दूसरा है इसको हम कहते हैं रेम। ये रेम का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट। तो देखिए स्लीप के जो फेजेस है उसको हम 5 स्टेजेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट 4 स्टेजेस जो है इसको हम कहते हैं NRM या NRM का मतलब ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट, और 5th स्टेज को हम कहते हैं रेम या इसको हम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट।
तो देखिए सबसे फर्स्ट स्टेज में जिसको हम कहते हैं फॉलिंग अस्लीप, एक बंदे को जो है वो नींद का गलबा होता है, उसकी आंख जो है वो बंद होती जा रही है और बार बार उसको नींद की झटका जो है वो फील होता है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं फॉलिंग अस्लीप या फर्स्ट स्टेज। यानी आई मूवमेंट स्लो, उसकी जो है आंख आहिस्ता आहिस्ता बंद होती जाता है। ओवरऑल लॉस इन अवेयरनेस, थॉट, रिस्पॉन्सिवनेस, आइज इजली अवेकन, यानी इस टाइम पे उसकी अवेयरनेस, उसकी थॉट्स और उसकी रिस्पांस, अगर वो आपके साथ गपशप लगा रहा है, आपके साथ कम्युनिकेशन कर ले, टॉकिंग कर लेते, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कम्युनिकेशन जो है वो लॉस होती जा रही है और वो जो है स्लीप की तरफ चला जाता है। और लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा भी आवाज़ दे दे तो वो जल्दी जो है वो जाग जाता है। तो उस स्टेज को हम कहते हैं स्टेज 1, और स्टेज 1 ये एनआरएम का फर्स्ट स्टेज है। तो एमसीक्यूज में इस तरह आ सकता है कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनआरएम इज कॉल्ड फॉलिंग अस्लीप। तो आप लोगों को इसके करेक्टरिस्टिक भी दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अवेयरनेस, थॉट, रिस्पॉन्सिवनेस, इजली अवेकन इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। तो आपको इनमें से कोई भी स्टेज दे सकता है। तो आप इसके करेक्टरिस्टिक, ये इसके करेक्टरिस्टिक है, इसको अभी आप लोग मेमोराइज करें। स्टेज 2 क्या है? डीपर स्लीप देन स्टेज 1, यानी स्टेज 1 की बनिस्बत इसमें थोड़ा सा डीप स्लीप होता है। हाई वोल्टेज स्लो वेव्स बिगिन अपीयरिंग इन एसीजी, लेकिन अगर हम इसमें एसीजी करें तो इसमें वोल्टेज हाई होती है और वेव्स जो है वो कम होती है। ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। थर्ड स्टेज क्या है? डीपर स्लीप देन स्टेज 2। स्टेज 2 की बनिस्बत इसमें जो है वो डीप स्लीप होता है। मोर हाई वोल्टेज स्लो वेव अपीयर्स इन ईसीजी, यानी इसमें ब्रेन की जो वेव्स है इसकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होती है और इसको हम ईसीजी के जरिए मेजर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम स्टेज 4 की बात करें, डीपेस्ट स्टेट ऑफ स्लीप, यानी इसमें बहुत ज़्यादा डीप स्लीप होती है। अ लॉट ऑफ हाई वोल्टेज स्लो वेव्स इन ईसीजी, और इसमें वोल्टेज मजीद बढ़ जाती है। तो ये स्टेज 4 है। ये 4 स्टेजेस है और ये स्टेजेस जो है ये एनआरएम की 4 स्टेजेस है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, और ये इसके करेक्टरिस्टिक है। इसी तरह अगर हम बात करें रेम की, रैपिड आई मूवमेंट की, या स्टेज 5 की, मसल कैन नॉट मूव, मोस्ट पीपल अवेकन फ्रॉम रेम स्लीप रिपोर्ट ड्रीमिंग, यानी ये बहुत ज़्यादा डीप स्लीप है जो कि मोस्टली 2 AM पे, यानी रात के वक्त 2 PM पे जो स्लीप्स होती है, बहुत ज़्यादा डीप स्लीप, जिसमें एक इंडिविजुअल को किसी भी चीज़ का पता नहीं होता इन्वायरमेंट के बारे में, उसको कोई अवेयरनेस नहीं होती। तो उस स्टेज को हम कहते हैं रेम स्टेज या स्टेज 5 ऑफ द स्लीप साइकिल। ये भी एक स्लीप साइकिल है। यानी फर्स्ट स्टेज पे क्या होता है? इन टाइम बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड स्लीप, यानी इस स्टेज में, यानी फर्स्ट स्टेज में एक इंडिविजुअल वो कॉन्शियसनेस और स्लीप के दरमियान में होता है। यानी वो थोड़ा सा कॉन्शियस होती है, अगर आप उसको थोड़ा सा भी आवाज़ दे दे तो उसको पता चल जाता है, लेकिन वो कॉन्शियसनेस लास्ट की तरफ चला जाता है, यानी वो स्लीप की तरफ चला जाता है। तो मतलब यह है कि स्लीप और अवेयरनेस के दरमियान जो स्टेज है उसको हम कहते हैं स्टेज 1। और मूव टू स्टेज 2 5 to 10 मिनट्स, और 5 to 10 मिनट्स के बाद एक इंडिविजुअल जो है वो स्टेज 2 में चला जाता है। तो देखिए एमसीक्यूज के लिए भी आप लोग ये याद रखें, ये स्टेजेस है, यानी ये 4 स्टेज रेम का स्टेज है, 5th स्टेज सॉरी, और ये 4 स्टेज यानी 1, 2, 3 एंड 4 ये एनआरएम के स्टेजेस है। यानी इसमें आप लोगों को टाइम मेंशन किया गया है कि कितने टाइम में एक बंदा स्टेज 1 से स्टेज 2 में चला जाता है, स्टेज 2 से स्टेज 3 में कितने टाइम में चला जाता है। तो ये आप लोग एमसीक्यूज में याद रखें। यानी फर्स्ट स्टेज से एक बंदा 5 से लेके 15 मिनट्स के बाद जो है वो सेकंड स्टेज में चला जाता है। सेकंड स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हार्ट रेट स्लो, ब्रेन डज लेस कॉम्प्लिकेटेड टास्क, यानी इसमें जो है वो बंदा स्लीप की तरफ चला जाता है, उसकी हार्ट रेट स्लो होता जाता है, वो कॉन्शियसनेस वो लॉस कर लेता है और वो कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा भी आवाज़ दे दे तो वो आपको रिस्पांस दे सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड जो है वो एक्टिविटी नहीं कर सकता। आफ्टर अनदर 15 मिनट्स मूव इनटू एनआरएम स्लीप देन डेल्टा स्टेज। तो देखिए 15 मिनट्स जब दोबारा 15 मिनट्स गुजर जाए तो इसके बाद जो है इंडिविजुअल थर्ड स्टेज में या डेल्टा स्टेज में, यानी थर्ड स्टेज को हम डेल्टा स्टेज भी कहते हैं, इसमें चला जाता है। और बड़ी मैक्स रिपेयर, यानी थर्ड स्टेज में एक इंडिविजुअल की सेल ग्रोथ होती है, हार्मोन्स रिलीज होती है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होती है, और ग्रोथ हार्मोन मुख्तलिफ सेल की जो है वो माइटोसिस स्टार्ट कर लेता है। इसके बाद जो है वो बंदा चला जाता है इनटू 4th स्टेज, यानी बॉडी टेम्परेचर एंड बीपी डिक्रीज, और बॉडी की जो टेम्परेचर है और बीपी वो मजीद इंक्रीज जो है वो डिक्रीज होती है। और इस तरह ये 4 स्टेजेस जो है ये एनआरएम के 4 स्टेजेस है। तो 4 स्टेजेस के बाद मूव इनटू रेम स्लीप अप्रॉक्सीमेटली 9 मिनट आफ्टर फॉलिंग अस्लीप, यानी जब एक बंदा जो है वो स्लीपिंग में चला जाए, एक बंदा जो है वो सो जाए, तो 90 मिनट के बाद वो चला जाता है इनटू रेम स्लीप, जिसको हम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप या डीप स्लीप।
तो आप लोगों के MCQs में भी आ सकता है कि 4 स्टेज से 5 स्टेज में जो है एक बंदा या के पेशेंट या एक इंडिविजुअल चला जाता है तो इसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए 90 मिनट जो है वो रिक्वायर्ड है। तो 5th स्टेज के क्वालिटीज़ क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है, इंक्रीज इन आई मोमेंट्स, हार्ट रेट्स, ब्रीथिंग, BP एंड टेम्परेचर, यानी इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के हार्ट रेट, BP है, ब्लड प्रेशर, ये सब जो है राइज होते हैं। तो ये भी एक साइकिल है, इसको हम कहते हैं स्लीप साइकिल। तो इन स्लीप साइकिल में आप लोगों के लिए ये करेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद ये स्टेजेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ना रेम के कितने स्टेजेस है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, और रेम के कौन से स्टेजेस है, यानी 5th स्टेज जो है वो रेम स्लीप का स्टेज है। और इसके बाद ये टाइम, यानी कितने टाइम में एक बंदा एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चला जाता है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Brain waves. After the invention of the ECG, the stage of sleep was determined in 1936. यानी जब ECG डिस्कवर्ड हो गई तो 1936 में साइंटिस्ट ने जो है या बायोलॉजिस्ट ने या फिजियोलॉजिस्ट ने इसको डिस्कवर कर दिया, और इसको जिस फिजियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था इसका नेम है हार्वी एंड लोमिस। The first description of the delta and theta waves were made by Walter and Dove, and REM sleep were discovered in 1953. तो इस स्लीप के मुख्तलिफ किस्म के वेव्स है जिसको ECG में हम शो कर लेते हैं। अगर हम एक पेशेंट को या एक हेल्थ इंडिविजुअल को ECG के लीड्स लगा दे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर स्लीप, तो ये इसके स्लीप्स में शो होते हैं। तो ये इसके मुख्तलिफ किस्म के जो है वो स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं 0 बीटा, यानी बीटा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 15 से लेकर 30 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब वे एक नॉर्मल अलर्ट कॉन्शियसनेस, यानी इस स्टेज में तो आप लोगों के MCQs में इस तरह भी दिया जा सकता है कि बीटा वेव्स की या 0 बीटा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 15 to 30 हर्ट्ज है, और इस स्टेज में एक इंडिविजुअल अवेक होता है, वो अवेयर होता है, नॉर्मल वो अलर्ट होता है और अपनी इन्वायरमेंट से अवेयर होता है। इसके बाद 0 अल्फा स्टेज है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 9 से लेके 14 हर्ट्ज है। रिलैक्स्ड, काम, मेडिएशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। मेडिएशन का मतलब यह है कि एक इंडिविजुअल की जब वो सो जाता है तो उसके जहन में मुख्तलिफ किस्म के उसके इन्वायरमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ है जो उसने किया हो वो उसके जहन में आ जाती है, ख्याली दुनिया में वो चला जाता है, जिसको हम कहते हैं मेडिएशन। इसके बाद 0 थीटा जो स्टेज है इसमें फ्रीक्वेंसी मज़ीद जो है वो कम होती है, 4 से लेके 8 हर्ट्ज तक, यानी वो स्लीप की तरफ चला जाता है, यानी डीप रिलैक्सेशन एंड मेडिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी इसमें वो अपनी डेली प्रॉब्लम्स की तरफ जो है वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन देता है, और दूसरी टाइप वो डीप स्लीप की तरफ चला जाता है। उसकी ब्रेन की जो है वो दोबारा एक्टिविटीज़ जो है, जितनी भी एक्टिविटीज़ इसके ब्रेन के अंदर स्टोर्ड है वो दोबारा जो है इसके ट्रांसफॉर्मेशंस होती है। 0 डेल्टा स्टेज है, इसको हम 4 स्टेज भी कहते हैं। इसमें इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 से लेके 3 हर्ट्ज है। डीप ड्रीमलेस स्लीप, यानी वो एक डीप स्लीप है जिसमें बंदा ख्वाब वगैरह नहीं देखता, वो बिल्कुल हाईएस्ट रेम स्लीप में चला जाता है। नॉर्मल स्लीप एंड रिक्वायरमेंट, अब देखिए मुख्तलिफ किस्म के, जिस तरह मैंने आपके साथ बात की कि एज के साथ, सोशल कल्चर फैक्टर के साथ, डेवलपमेंटल स्टेजेस के साथ जो है वो स्लीप की पैटर्न और स्लीप की ड्यूरेशन चेंज होती है। तो स्लीप की पैटर्न नॉर्मल जो है वो कितना है मुख्तलिफ एज के इंडिविजुअल में। न्यूबॉर्न का मतलब यह है कि फर्स्ट 28 डेज तक जब एक बच्चा पैदा होती है तो उसकी 16 से लेकर 18 आवर पर डे वो स्लीप कर लेता है। इस तरह इन्फेंट 1 ईयर तक जितने भी बच्चे होते हैं वो 22 आवर्स एंड अदर फ्रॉम 12 to 14 आवर्स, ये इसकी नींद की या इसकी स्लीप की रिक्वायरमेंट है। इस तरह टोडलर यानी आफ्टर 1 ईयर टिल 3 ईयर्स वो तकरीबन 10 से लेके 12 आवर तक वो स्लीप कर लेता है। प्री स्कूल यानी 4 या 5 ईयर से लेके 12 ईयर्स तक वो तकरीबन 11 से लेके 12 आवर्स तक वो स्लीप कर लेता है। इस तरह स्कूल एज वो 8 से लेके 12 आवर्स तक, इस तरह एडोलिसेंट 8 से लेके 10 आवर्स तक, एडल्ट्स जो है वो 6 से लेके 8 आवर्स तक, और एल्डर जितने भी ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं वो तकरीबन 24 आवर में 6 आवर जो है वो स्लीप कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एज के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द पैसेज ऑफ एज स्लीप की रिक्वायरमेंट जो है या स्लीप की जो पैटर्न है वो चेंज होता है और स्लीप की जो ड्यूरेशन है वो कम होता जाता है।